ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने मुंह, पेट और छोटी आंत को पढ़ लिया था। आज हम लोग पाचन तंत्र को पूरी तरीके से खत्म करें। ठीक है, चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से, है ना। ये होता है मुंह, माउथ। उसके बाद आता है एसोफेगस। एसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, है ना। आता हूँ, बड़ी आंत, ये है हमारा बड़ी। आज हमें इसी बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। क्या काम होता है इसका। ठीक है, ओके। तो हमारे पाचन तंत्र में मेन फॉर्म में अगर हम बात करें तो क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लिखा नहीं था, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हमने माउथ कर लिया, एसोफेगस कर लिया, स्टमक कर लिया और स्मॉल इंटेस्टाइन कर लिया। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ चीजें बता चुका था, थोड़ा सा इसमें और एक चीज ऐड कर देता हूँ। देखो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, उसको मैंने ऐसे 3 भाग में बनाया था ना। बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया था हमने स्टडी करने के लिए? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? ऊपर का जो सेक्शन था उसे हमने कहा था ड्यूडेनम, बीच वाला सेक्शन कहा था जेजुनम, और नीचे वाला जो सेक्शन था उसे हमने कहा था इलियम। इलियम, ड्यूडेनम और जेजुनम में खाना पूरी तरीके से फैला हुआ रहता है, और जब पूरी तरीके से जो खाना पच गया है उस खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करता है इलियम। अच्छा, इलियम में ऐसा क्या होता है जो खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है? तो इस इलियम में हमें छोटे छोटे आकृति दिखाई देती है, ऐसे रोवे के जैसे। ठीक है, और इसे हम कहते हैं विली। क्या कहते हैं? विली। विली कहो या विलाई कहो। यही विली भोजन से, फूड से न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके किसे दे देगी? लीवर को। और लीवर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को किसमें मिला देगा? ब्लड में। समझ में आया? ब्लड में। क्या क्लियर है? अच्छा, विली दिखाऊं कैसा होता है? देखो, दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट ले लेते हैं। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लार्ज वाला पोर्शन होता है ना, लास्ट वाला पोर्शन, इलियम। इलियम में, इलियम में, इलियम में ये क्या पाया जाता है? इसे कहते हैं विली। ठीक है, PILLI, विली। विली यही डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करता है, यानी इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके ये लीवर को पहुंचा देता है, और लीवर उसे ब्लड में मिला देता है। क्लियर हो गया? देखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें खाने का पाचन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीट फूड डाइजेशन। डाइजेशन, इसलिए गांव वगैरह में लोग इसे कहते हैं पचौनी। क्या कहते हैं? पचौनी। और जो स्टमक रहता है, स्टमक, इसको कहते हैं लेदा। सुना होगा ना, जब कोई
जो नॉन वेज खाता है उसको पता रहेगा कि जब वो कोई बकरा वगैरह काटते हैं तो उसमें से निकलता है लेदा और पचौनी। तो पचौनी क्या रहता है, यही छोटी आंत रहती है, छोटी आंत को पचौनी कहा जाता है, और उसके जो पेट रहता है जिसमें भोजन स्टोर रहता है उसे लेदा कहा जाता है, लेदा। ये जो पचौनी या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये जानवरों में, जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें बड़ा होता है एज कंपेयर टू मांसाहारी जानवरों में। क्यों? क्योंकि जानवर को खाते हुए देखा है, एक ही बार में पूरा खाना अपना भर लेते हैं, और भरने के बाद वो निकाल निकाल करके जुगाली करते हैं, मतलब मुंह में ला करके उसे चबाते हैं फिर घोटते हैं, तो जुगाली करते हैं। जानवर क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। इसलिए इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बढ़ा दिया जाता है। एक तरीके से यूं सोचो कि इसमें दो थैलियां होती है जिसमें वो एक ही बार में खाने को स्टोर कर लेती हैं और फिर बाद में निकाल करके उसी में से बाहर लाती हैं और उसे कूच कूच करके चबा चबा करके उसे छोटी आंत में ले जाती हैं जहां पर वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हुआ? तो गांव एरिया में इस छोटी आंत को क्या कहते हैं? पचौनी। पेट को ले जाते हैं, तो नॉर्मल सा हो। अब हम चलते हैं कहाँ पे? हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। देखो खाना यहाँ है, ये फूड है, मान लो फूड। अब यहाँ से ये फूड जो पूरी तरीके से पच चुका है, अभी इसमें से न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो चुका है? पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसमें पानी वगैरह मिला हुआ है पूरा, इस पानी को सोखने का काम करेगा कौन? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अब सोचो कि ये खाना यहाँ ऊपर अंदर तो चला गया, लेकिन क्या हो अगर ये खाना ऊपर से जाने के बाद ये वापस आने लगे, तब वापस आने लगे छोटी आंत में, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए छोटी आंत और बड़ी आंत के यहाँ एक वाल्व पाया जाता है। वाल्व क्या पाया जाता है? वाल्व। इस वाल्व को क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व। क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व। ये वाल्व एक तरफा होता है, मतलब कि जब खाना ऐसे जाएगा तो खुल जाएगा, लेकिन जब आएगा तो बंद हो जाएगा, तो जाने नहीं देगा। ठीक है? वन वे होता है, ये टू वे नहीं होता है। इस वाल्व का नाम क्या होता है? इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है? कि जो भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया है वो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आए। तो इलियोसिकल वाल्व प्रिवेंट फूड फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। बताओ, छोटी आंत में खाने में पानी मिला है कि नहीं मिला है? मिला हुआ है। छोटी आंत में पानी में, खाने में पानी मिला हुआ है, खाने में पानी मिला हुआ है। अब इस पानी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? एब्जॉर्ब करेगा बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का पहला फंक्शन समझ में आया? टू एब्जॉर्ब वाटर, वाटर है ना, वाटर। और इस बड़ी आंत में जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अब खाना बच जाएगा वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में। अब इसमें मिलाता है ये बिलिरुबिन। क्या मिलाएगा? बिलिरुबिन, जिसकी वजह से जो भी हमने चाहे लाल टमाटर खाया हो, काला गोभी, काला बैगन खाया हो, व्हाइट गोभी खाया हो, उस सारे के सारे खाने का जो कलर है वो हो जाएगा पीला। किसकी वजह से? बिलिरुबिन की वजह से। बिलिरुबिन। तो बताओ, बिलिरुबिन कहां पर आकर के मिलता है खाने में? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। बिलिरुबिन कौन प्रोड्यूस करता है? तो लीवर। ठीक है, लीवर बिलिरुबिन प्रोड्यूस करता है, और इस बिलिरुबिन की वजह से खाने का कलर कैसा हो जाता है? येलो। ठीक है, पीला हो जाता है। इसीलिए देखा हो ना कि भाई चाहे बच्चा एक आलू खाए, गाजर खाए, टमाटर खाए, गोभी खाए, जब वो संडास करता है तो पीला पीला ही निकलता है। तो वेस्ट मटेरियल का पीला रंग किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन की वजह से। बिलिरुबिन की वजह से। ठीक है, तो हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन,
लार्ज इंटेस्टाइन। देखो पहली चीज वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन। दूसरा बिलिरुबिन, बिलिरुबिन मिक्सिंग। ठीक है, बिलिरुबिन मिक्सिंग। बिलिरुबिन के कारण खाने का रंग कैसा हो जाता है? येलो। अच्छा, हम जब सुसु करते हैं तो सुसु करते टाइम यूरिन का कलर भी कैसा होता है? पेल येलो, हल्का येलो होता है ना। तो वो येलो कलर किसकी वजह से होता है? वो येलो कलर होता है यूरोक्रोम की वजह से। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। इसकी वजह से यूरिन का जो कलर होता है, यूरिन कलर तो कैसा हो जाता है? पेल येलो। पूरा येलो नहीं होता है, हल्का येलो, उसको हम कहते हैं पेल येलो। ठीक है, तो बताओ खाने का वेस्ट मटेरियल का कलर येलो होता है बिलिरुबिन की वजह से। यूरिन का कलर येलो होता है यूरोक्रोम की वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। खाने को बड़ी आंत से छोटी आंत में आने से रोकता है कौन सा वाल्व? इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व। इतना क्लियर है? अच्छा अच्छा, देखो जब हम संडास करते हैं, ठीक है, या बच्चा संडास करता है, तब देखते होंगे कि वो संडास में चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है। क्यों? ताकि वो बच्चे के एनस से आसानी से नीचे आ सके। चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है। वो चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? म्यूकस। ठीक है, तो इसमें अब मिलता है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस। समझ में आया? म्यूकस, म्यूकस की वजह से वो वेस्ट मटेरियल चिपचिपा हो जाता है, जिसकी वजह से वो एनस के थ्रू नीचे आने में, मतलब बाहर निकलने में आसानी होती है। कभी कभी अगर यही म्यूकस ना मिक्स हो तो बच्चे लोगों को संडास करने में बहुत तकलीफ होती है। वो जोर से प्रेशर लगाते हैं और ऐसा गट्ठा गट्ठा करके उनका संडास निकलता है ना। उनके एनस तक, एनस में घाव हो जाता है। एनस में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है। समझ में आया? कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो गया है, कब्ज हो गया है। इसमें क्या होगा? ये जो म्यूकस है, म्यूकस रिलीज होना बंद हो जाएगा और पानी बहुत अधिक मात्रा में सोख लिया जाएगा, जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वो पूरी तरीके से एकदम क्या हो जाएगा? कड़क हो जाएगा। समझ में आया? वो पूरा कड़क हो जाएगा, तो एनएस के थ्रू निकलने में तकलीफ होगी। क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन जब पानी को खाने से एब्जॉर्ब ही ना करे, तो जो खाना पच गया है अगर उसे पानी, उसमें से पानी को एब्जॉर्ब ना करे, तो तब क्या होगा? इफ वाटर नॉट एब्जॉर्ब बाई लार्ज इंटेस्टाइन, तब बताओ, तब जब बच्चा संडास करेगा तब उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो पूरा पानी के साथ आएगा, है ना, पूरा पानी के साथ आएगा और कहेंगे कि संडास पतला हो गया है, पानी की तरह आ रहा है ना, संडास पतला हो गया है, पानी की तरह आ रहा है। और जब ऐसा फ्रिक्वेंटली होने लगे, दिन में 3 बार 4 बार होने लगे, तब उसी को हम कहते हैं बच्चे को कॉलेरा हो गया है। क्या हो गया है? कॉलेरा। कॉलेरा में क्या खराब होता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का ही काम है पानी को एब्जॉर्ब करना। जो खाने, पचे हुए खाने में पानी है उसे एब्जॉर्ब करना। अगर वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा तो खाने में रह जाएगा पानी, और जब बच्चा संडास करेगा तो निकलेगा पानी, और पानी निकलते निकलते उसके शरीर से पूरा पानी निकल जाएगा। और पहले जमाने में जब कॉलेरा की दवाई नहीं थी तो लोगों की क्या हो जाती थी? मौत हो जाती। कॉलेरा, डायरिया, सुना है ना? डायरिया में क्या हो जाता है? तो उल्टी भी होने लगता है। संडास तो हो ही रहा है, संडास के साथ साथ क्या होने लगेगा? उल्टी भी होने लगेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब बताओ, जैसे मान लो कि कोई इंसान है जो खाना खा लेता है, उसका पच भी जाता है, लेकिन वो संडास जाता ही नहीं, 2-2 3-3 दिन बाद जाता है संडास। तो जब हमको पता है
हमारा जो सारा का सारा खाना है, पहले मैं थोड़ा सा ये लार्ज इंटेस्टाइन बना दूं। क्या मैं ऐसे ऐसे अभी बना रहा हूँ। ठीक है। समझो अभी पहले मैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, जो भी वाटर इसमें से तो ऑब्जॉर्ब हो गया, अब वो खाने को ले आकर के जो वेस्ट मटेरियल है उसको यहाँ पर स्टोर कर देगा। ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है रेक्टम। रेक्टम, रेक्टम यानी मलाशय, जहां मल जमा रहता है, मलाशय। अब अगर देखो इस खाने में HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितने अलग अलग तरीके के एंजाइम्स मिले हुए थे। अगर ये खाना प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद बाहर नहीं निकलेगा तो ये यहाँ के जो मसल्स होते हैं उन्हें क्या करने लगेगा? सड़ाने लगेगा, सड़ाने लगेगा, सड़ाने लगेगा। और जब बहुत तीखा तलाव या प्रॉपरली बाथरूम न करने की वजह से जब यहाँ के मसल्स सड़ जाते हैं, तब उसे ही कहते हैं क्या हो गया है? पाइल्स, बवासीर। समझ में आया? पाइल्स। अब पाइल्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि पाइल्स, फेस्टुला, फीसर, ये 3 नाम सुने होंगे। ठीक है, बवासीर के भी कई तरीके, कई टाइप होते हैं। पाइल्स होता है, फेस्टुला होता है, फीसर होता है। तो हमें डॉक्टर थोड़ी बनना है या किसी का पाइल्स का इलाज थोड़ी करना है कि हम वो सब जानते बैठेंगे। ना, क्लियर है? ओके। तो पाइल्स में कहाँ घाव हो जाता है? जो रेक्टम होता है, रेक्टम, रेक्टम, वहां पर घाव हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? पाइल्स कहेंगे। तो जब खाना पीना वगैरह खा लो, सुबह रोज फ्रिक्वेंटली क्या जाना चाहिए? बाथरूम जाना चाहिए, ताकि हम वेस्ट मटेरियल को निकाल दे और हमारा पेट सुखी रहे, शांत रहे, हमें कोई डिजीज ना हो। देखो, जिसका पेट प्रॉपरली काम करते रहता है, बड़ी आंत छोटी आंत सब काम कर रही है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जिसके डाइजेशन में प्रॉब्लम है उसको तकलीफ ही तकलीफ। ठीक है। तो हमें जैसे कभी कभी मान लो कि ये जो तुम्हारा बड़ी आंत है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसने बहुत अधिक अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसके लिए सुबह सुबह क्या करना चाहिए? सुबह उठने के बाद थोड़ा गर्म पानी पी लेना चाहिए। मतलब गुनगुना पानी, 1 गिलास 2 गिलास जितना हो सके उतना पानी पी लो। तो उससे क्या होगा कि वो पानी आ करके जो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल रहेगा उसमें मिक्स हो जाएगा। और अगर इसमें से पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत अधिक हो गया रहेगा तो उस गर्म पानी की वजह से तुम्हारा जो वेस्ट मटेरियल है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा और तुम्हें संडास करने में आसानी होगी। इतना क्लियर है? तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम समझ में आ गया। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो निकला रहता है इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में यही अपेंडिक्स जो है पूंछ का काम करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, ये अपेंडिक्स धीरे 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 अंदर जाने लगा, अंदर जाने लगा। ठीक है। अब ये अपेंडिक्स नॉर्मली अगर हम बात करें, देखो एक, जब मैंने बोन्स पढ़ाया था तो बोन्स में भी बताया था कि एक टेल बोन्स निकले हुए थे हमारे यहाँ, बैक बोन से पीछे टेल बोन था जो धीरे 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 सिकुड़ कर क्या हो गया? खत्म हो चुका था। ये अपेंडिक्स भी, अपेंडिक्स में नॉर्मली देखा जाता है तो ये जो साग सब्जियां होती हैं या घास फूस होते हैं, जब उसमें इंसान बंदर हुआ करता था तो घास फूस वगैरह खाया करता था, तो घास फूस को पचाने में ये अपेंडिक्स हेल्प करता था। ठीक है। मैंने टेल टेल कहा, मतलब कभी कभी ये पहले टेल का भी टेल के फॉर्म में भी हुआ करता था, लेकिन अंदर जाते जाते धीरे धीरे उसका काम क्या होता था? वो घास फूस को पचाने में हेल्प हेल्प करता था। लेकिन अब हम लोग उतना घास फूस को खाना छोड़ दिए, है ना? घास फूस थोड़ी खाते हैं हम लोग, कोई भी चीज खाते हैं पका कर खाते हैं। तो धीरे धीरे अपेंडिक्स का काम खत्म होने लगा और ये भूल गया कि इसका काम क्या है। तो जब कभी भी जैसे कोई ऐसा हार्ड मटेरियल खा लेते हैं, हार्ड मटेरियल जैसे जैसे नींबू पानी पिया, नींबू पानी पीने के बाद अगर नींबू उसका आ गया और नींबू हमने दांत से कूचा नहीं, वो डायरेक्टली आ करके इस इस बड़ी आंत के इस अपेंडिक्स में चला गया, तब वो यहाँ पर क्या कर देगा?
घाव बना देगा। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स अब अपना काम करना भूल चुका है और वो उसे पचाएगा नहीं। अब वो धीरे धीरे यहाँ घाव बना देगा, जिसकी वजह से ये अपेंडिक्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या करेगा? चीला लगाएगा एक छोटा सा और इस अपेंडिक्स को ही काट के निकाल देता है। तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे चीजें, बहुत सारे ऑर्गन्स है जो किसी काम के नहीं है। अगर वो ना रहे तो भी हम प्रॉपरली जी लेंगे, हमें जीने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं वेस्टेज पार्ट। क्या कहते हैं? वेस्टेज पार्ट, यानी जिनके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या है? एक तरीके का वेस्टेज पार्ट। इसी तरीके से जैसे हमारा चेहरा होता है, चेहरे में हमारा कान होता है, तो कान का ये जो पिल्ला है, कर्ण पिल्ला है ना, कर्ण पल्लव जिसको कहते हैं, या पिन्ना, क्या कहते हैं? पिन्ना। पिन्ना भी क्या है? एक वेस्टेज पार्ट है। ये ना रहे या ना रहे, इसको अगर कोई काट देगा तो क्या हम जिंदा नहीं रह पाएंगे? रह पाएंगे। समझा रहे? हमारे शरीर का बाल न रहे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे? रह पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारी बॉडी में जिसके होने या न होने से हमारी बॉडी को ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इतना क्लियर हुआ? एनिमल्स में अपेंडिक्स किसका काम करता है? फूड को डाइजेस्ट करने का। क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं? घास फूस खाते रहते हैं, तो इनका अपेंडिक्स इन्हें बताते रहता है, मतलब उनके फूड का डाइजेशन करते रहता है और इसको पता रहता है कि हाँ ठीक है, मेरा काम क्या है। लेकिन इंसानों ने सदियों पहले घास फूस खाना छोड़ दिया, इसकी वजह से अपेंडिक्स अपना काम करना भूल गया। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, मैं एक चीज बताता हूँ पहले, इसमें तो ले लेता हूँ यहाँ पे और समझाता हूँ। देखो, ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम था। डाइजेशन सिस्टम में कई सारी चीजें इन्वॉल्व थी। ठीक है, जैसे 1 नंबर माउथ, 2 नंबर एसोफेगस, 3 नंबर पेट, 4 नंबर लीवर, 5 नंबर पैनक्रियाज, 6 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन, 7 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस पूरे के पूरे, देखो पूरे के पूरे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 2 भागों में। किसमें किसमें? एक को हम कहते हैं ग्लैंड और दूसरे को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप। देखो, डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन प्रोसेस, उसे 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। बॉडी में 2 तरीके से डाइजेशन होता है। एक जिसमें ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं, सारे के सारे ग्लैंड्स, ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां, जिसमें से एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं। और एक होता है जिसको हम कहते हैं फूड पाइप, फूड पाइप या एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप, आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। अच्छा, ग्लैंड्स में हमने कौन कौन से ग्लैंड्स पढ़े थे? देखो, हमने मुंह में ग्लैंड्स पढ़े थे, जिसमें था सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद पेट में आए थे, तो पेट में हमें यहाँ मिला था तीसरे वाले में कार्डियक, फंडिक और पाइलोरस में, पाइलोरस में क्या मिला था? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके बाद लीवर, अपने आप में पूरे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर, लीवर। लीवर के बाद गॉल ब्लैडर, ये जो हरा सा दिखाई दे रहा है क्या है? गॉल ब्लैडर, जिसमें लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला गॉल जूस स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर। उसके बाद पैनक्रियाज, पैनक्रियाज 3 तरीके के एंजाइम्स निकालता है, तो वो भी एक तरीके का क्या है? ग्लैंड है, पैनक्रियाज। ठीक है, इतने सारे ग्लैंड इन्वॉल्व थे डाइजेशन प्रोसेस में। उसके बाद अगर फूड पाइप की बात करें तो फूड पाइप में क्या क्या रहेगा? तो देखो, मुंह, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, है ना, बक्कल कैविटी, जहां जहां खाली जगह है, बक्कल कैविटी। उसके बाद एसोफेगस, एसोफेगस, एसोफेगस। फिर और खाली जगह कहाँ है? स्टमक में, स्टमक, पेट में, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आया? तो बताओ डाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज इन्वॉल्व था? हमारी ग्लैंड्स इन्वॉल्व थी और हमारा फूड पाइप। ग्लैंड्स में कौन कौन सा? स्लाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। और फूड पाइप में बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। इतना क्लियर है? अब देखो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम नॉर्मली इसके सेक्शन को डिवाइड करना चाहे तो चार सेक्शन में इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को टेक्निकल टर्म में कहा जाता है कॉलन। क्या कहा जाता है? मैं समझाता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन इसको टेक्निकल टर्म में कहा जाता है कॉलन। क्या कहा जाता है? कॉलन। अब क्या है कॉलन? कौन कौन सा कॉलन कहा जाएगा? तो पहले मैं इसको थोड़ा सा बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर इसको देखोगे, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है कैसे कैसे मूव किया हुआ है। ठीक है, देखो भाई पहले बना देता हूँ। देखो ये जो ऊपर गया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर डाउन आया है और फिर यहाँ से मुड़ा हुआ है। तो देखो तो ऊपर गया है, इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलन। क्या कहेंगे? असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग, असेंडिंग कॉलन। उसके बाद जो हॉरिजेंटल गया है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। क्या कहेंगे? कलर ले लेते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन। जो नीचे आया है उसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। और जो यहां से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है इसको कहते हैं सिग्मोइड कॉलन। क्या कहेंगे? सिग्मोइड कॉलन। तो ओवरऑल इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? कॉलन। क्या कहते हैं? कॉलन। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन, ठीक है, सिग्मोइड कॉलन। जहां पर एक छोटी आंत जो रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आके मिलती है, उसको कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम, सीकम। ये सारे टेक्निकल वर्ड है, अगर इनको याद रखना है तो याद रख सकते हो, नहीं तो नॉर्मल भाषा में हम इसको क्या कह देते हैं? बड़ी आंत, बड़ी आंत। इतना समझ में आ गया? अच्छा, बड़ी आंत का मैंने काम क्या क्या था वो सब बता दिया था। अच्छा, एक और काम याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन का, ये ना दो विटामिन को रिलीज बनाता है। दो विटामिन, कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन ए। विटामिन बी और विटामिन, ठीक है। अच्छा, पूछेगा कि क्या लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस होता है? नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि छोटी आंत में ही पूरा का पूरा डाइजेशन हो चुका था। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। वहां पर कोई भी केमिकल या फिजिकल कूट काट नहीं होता है खाने के साथ। जो भी काट कूट होना रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक होकर के खत्म हो चुका रहता है। इतना क्लियर हुआ? ये भी समझ में आ गया कि डाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ग्लैंड और फूड पाइप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो जैसे कि ये है हमारा तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जो याद रहेगा नॉर्मली। देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो गॉल ब्लैडर है, मैं यहाँ बताता हूँ, ये क्या है? ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर रहता है? गॉल जूस,
कभी कभी इसी गॉल ब्लैडर में कैल्शियम ऑक्जिलेट जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। और इसी कैल्शियम ऑक्जिलेट के ऊपर मान लो कि ऐसे कैल्शियम ऑक्जिलेट यहाँ इकट्ठा हो गया, तो इसके ऊपर क्या चला जाएगा? इसके ऊपर हमारी स्किन चढ़ जाएगी। ठीक है, स्किन चढ़ जाएगी। ऐसा देखा है कि जो समुंदर में जो सीपी होती है, सीपी, इसके अंदर अगर कोई रेत वगैरह चला जाए तो ये सीपी इस रेत के ऊपर थूक थूक के अपना सलाइवा चढ़ा देती है, जो मोती का काम करता है, मोती बन जाता है। तो सेम टू सेम वैसे ही इस गॉल ब्लैडर में कैल्शियम ऑक्जिलेट अगर जमा हो गया तो उसके ऊपर मसल्स चढ़ जाएगा, और यही मसल्स चढ़ने के कारण ये क्या करेगा, जो गॉल ब्लैडर ये जाना चाहिए, इसमें छोटी आंत में जाना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉल ब्लैडर से गॉल जूस, वो उस रास्ते को ब्लॉक करने लगेगा। और जब रास्ता ब्लॉक करेगा तो यही दर्द शुरू होने लगेगा। तब सुना होगा कि कई कई लोगों के जो पेट में स्टोन हो जाता है। तो स्टोन दो जगह होता है, एक तो किडनी में होता है, किडनी में, और एक स्टोन होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में, तो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो कहेगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन किसकी वजह से होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होता है। और इसका कोई उपाय नहीं है, सीधा ऑपरेशन करके इस गॉल ब्लैडर को ही निकालना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गॉल ब्लैडर को ही ऑपरेशन करके निकाल देना पड़ता है। तब जिसके बॉडी में से गॉल ब्लैडर निकल जाता है ऑपरेशन से, उसको ना खाने पीने पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है यहाँ से HCl वाला खाना आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन HCl वाले खाने को लेगा नहीं, जब तक कि इस खाने को गॉल जूस अम्लीय से क्षारीय ना बनाए। तो क्षार बनाने का, बेस बनाने का काम किसका रहता है? लीवर का। लीवर हमेशा बेस बनाते रहता है, लेकिन गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करके रखता था, जब जरूरत पड़ती थी तब देता था। लेकिन अब गॉल ब्लैडर निकल गया है तो लीवर में जितना भी गॉल जूस बनेगा वो पूरा का पूरा पेट में आते रहेगा। तो जितने अमाउंट में हमें गॉल जूस की जरूरत पड़ती है उतने अमाउंट में मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया में प्रॉब्लम आने लगती है। जिसका गॉल ब्लैडर निकल चुका रहता है उन्हें अपने खाने पीने की एक टाइमिंग फिक्स करनी पड़ती है, ताकि धीरे धीरे लीवर समझ सके कि अच्छा ये इंसान कब खा रहा है और कब मुझे अधिक मात्रा में जूस को प्रोड्यूस करना है, गॉल जूस। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि जब हम खाना खा रहे हो और हचाहच रोटी पर रोटी मुंह में डाले जा रहे हैं, तो बताओ भाई, हम जब रोटी घपागप मुंह में घुसेड़ते जाएंगे और उसका टूट फूट नहीं हो रहा है, यहाँ एसोफेगस में जाकर के अटक जाएगा कि नहीं अटक जाएगा? अटक जाएगा। इसीलिए इसको रोकने के लिए कि पूरा का पूरा खाना शैतान की तरह ना चला जाए, यहाँ पर एक ललरी होती है ना? ऊपर ऐसे मुंह खोल के देखना तो एक लटकता रहेगा कुछ ललरी, उसको हम क्या कहते हैं? टॉन्सिल। टॉन्सिल, ठीक है, टॉन्सिल यानी ललरी। ललरी ये क्या करता है? ये एक तरीके से स्पीड ब्रेकर का काम करता है। तुम जब भकाबक शैतान की तरह खाना मुंह में घुसेड़ रहे हो तो कहेगा रुक जाओ भाई, है थोड़ा आराम से, एसोफेगस में अभी जगह नहीं है, नहीं तो मरमुरा जाओगे यहीं पे। ठीक है, हाँ। तो टॉन्सिल क्या करता है? फूड स्पीड ब्रेकर का काम करता है, और ये टॉन्सिल लाइसोजाइम को रिलीज करते रहता है, ताकि अगर जो खाना बिना पूछे हुए गले में जा रहा है तो उसमें लाइसोजाइम मिलता जाए और कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो मर जाए। तो ललरी का काम क्या होता है, समझ में आ गया? देखो, हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम ये कंप्लीट हो जाता है। अब इस डाइजेशन सिस्टम में कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें अलग अलग टेक्निकल नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ प्रोसेसेस में मैंने बताया कि दो दो डाइजेशन प्रोसेस में दो सिस्टम इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? एक ग्लैंड और एक एलिमेंट्री कैनाल्स। लेकिन डाइजेशन सिस्टम में होने वाले प्रोसेसेस को किस किस नाम से जानते हैं उसको समझ लो। तो प्रोसेसेस यानी प्रक्रियाएं,
ठीक है, देखो पहली चीज, जब हम खाने को मुंह से खाते हैं तो इसे हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है इंजेशन। पहला प्रोसेस क्या होता है? इंजेशन, इंजेक्शन नहीं जी, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? कंजम्पशन ऑफ फूड। फूड कंजम्पशन लिख दू, फूड कंजम्पशन किसके थ्रू होता है? कान के थ्रू कि आंख के थ्रू? मुंह के थ्रू, थ्रू माउथ। मुंह से जैसे ही हम खाना खाते हैं उसे वो प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन, इंजेशन, इंजेशन। इंजेशन के बाद छोटी आंत में पूरी तरीके से पच जाएगा, और पचने की प्रक्रिया कहाँ से ही चालू हो जाएगी? जैसे मुंह में हमने तोड़फोड़ किया, फिर पेट में आएगा, तो पचने की प्रक्रिया को कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन। अब ये डाइजेशन, डाइजेशन के टाइम पीरियड में जो खाना है दो जगह अच्छे से मिक्स होता है। कहाँ कहाँ पे? एक तो पेट में, स्टमक में, और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो पेट में जब खाना मिक्स होता है तो उसे कहते हैं काइम। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? काइम। जो पेट में खाना मिक्स होगा, लबड़ाएगा, HCl मिलेगा, समझा, बेस मिलेगा, एंजाइम्स निकलेंगे, सब मिक्स होंगे, उसे कहेंगे काइम। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना मिक्स होगा तो उसे कहते हैं काइल। काइल, क्या कहते हैं? काइल, काइल। काइम और काइल वर्ड कहीं देखने को मिले तो घबराना नहीं है, समझ जाना है कि पेट में जब खाना मिक्स हो गया तो उसको कहते हैं काइम, और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना मिक्स हो गया तो उसको कहेंगे काइल, काइल। अब देखो, खाना जब पूरी तरीके से पच जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट लास्ट पोर्शन रहता है, इलियम, उसमें क्या होता है? उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन यानी सोखता है। ठीक है, सारे के सारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन इलियम में, पानी का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में, पानी का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में। उसके बाद जो भी विटामिन, जो भी न्यूट्रिएंट्स इलियम ने सोखा है उसे दे देगा लीवर को, और लीवर पूरे ब्लड में उसे मिला देगा। ब्लड को कहेगा ले जाओ, हर जगह मिला दो, सबको दे दो। तो मिलाने को कहा जाता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब पूरा मिला देना। कौन मिलाएगा? लीवर ब्लड में मिला देगा। उसके बाद अब वेस्ट मटेरियल जो रहेगा वो बाहर निकलेगा एनएस के थ्रू, या रेक्टम में जाकर के स्टोर होगा। तो जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने को कहते हैं हम डेफिकेशन। क्या कहते हैं? डेफिकेशन, डेफिकेशन। तो ये 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं पूरे के पूरे डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, पाचन क्रिया में ये 5 जो वर्ड है, ये कई बार टेक्निकल वर्ड पूछे जाते हैं। इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, या डेफिकेशन क्या होता है। समझ में आ गया? कहीं पर कोई दिक्कत? तो अगर पूरा क्लियर हो गया तो हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके बाद हम श्वसन तंत्र के बारे में शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट